हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर रैंकिंग का टाइप 2 और ये हमारा है इंटरचेंजिंग। टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग और जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं इंटरचेंजिंग। तो क्या कह रहा है, इन अ रो ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट और ये लेफ्ट एंड है। इन अ रो ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड बी इज 15th फ्रॉम राइट एंड। When they interchange their position respectively, then A becomes 17th from left end. Find the rank of B from right end after interchanging. कह रहा है कि किसी पंक्ति में A बाएं से 10वां है और B दाएं से 15वां है। जब वे क्रमशः अपना स्थान बदलते हैं, रेस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः, जब वे क्रमशः अपना स्थान बदलते हैं तो ए लेफ्ट एंड से 17वां हो जाता है। बताएं बी स्थान बदलने के बाद दाएं छोर से कौन से स्थान पे होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इंटरचेंजिंग की बात होती है तो एक पर्सन जितना पोजीशन आगे बढ़ेगा या पीछे बढ़ेगा, दूसरे को भी सेम उतना ही पोजीशन आगे या पीछे बढ़ना पड़ेगा। यानी जब भी इंटरचेंजिंग होती है तो दोनों समान पोजीशन शेयर करेंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं भी बताता हूं तो समझ में आएगा। कह रहा है इन अ रो इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड। ए जो पर्सन है वह लेफ्ट एंड से 10वें स्थान पे है एंड बी इज 15th फ्रॉम राइट एंड, और बी जो पर्सन है वह राइट एंड से 15वें स्थान पे है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि जब वे क्रमशः अपना स्थान बदलते हैं तो ए 17वें स्थान पर लेफ्ट एंड से हो जाता है। यानी ए जो है लेफ्ट एंड से न्यू ए का पोजीशन जो होगा वह लेफ्ट एंड से 17वें पोजीशन पे है। तो पूछ रहा है बताइए बी का जो है राइट एंड से न्यू पोजीशन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि जब भी इंटरचेंजिंग की बात होती है तो दोनों पर्सन सेम सीट शेयर करेंगे। यानी एक पर्सन जितना आगे बढ़ेगा दूसरे को भी उतना ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी इंटरचेंजिंग की बात होती है तो दोनों को सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ना होगा। यानी एक पर्सन आगे बढ़ रहा है तो दूसरे को भी आगे ही बढ़ना पड़ेगा। अगर एक आगे बढ़ रहा है और दूसरा पीछे बढ़ रहा है तो कभी भी इंटरचेंज नहीं होगा। तो देखिए ए जो पहले 10वें स्थान पे था, अब ए का पोजीशन कितना हो गया 17 में। यानी पहले 10 था अब 17वें पे आ गया, यानी कितना पोजीशन बढ़ा 7। तो बी को भी सेम पोजीशन बढ़ना पड़ेगा, यानी इसको भी कितना बढ़ना पड़ेगा 17। तो जो पहले 15 था अब 7 बढ़ गया, तो कौन से पोजीशन पे हो जाएगा 22वें स्थान पे। क्लियर है। तो कितना इजी कॉन्सेप्ट है। मतलब बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, एक पर्सन जितना आगे बढ़ेगा दूसरे को भी सेम डायरेक्शन में उतना ही आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। तो बस एक छोटा सा ट्रिक है ये ध्यान रखिए और किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको हम डायग्राम से बताएं तो कह रहा है कि किसी पंक्ति में ए जो है बाएं छोर से 10वां है, यानी ए के पीछे कितने स्टूडेंट 9, तभी जाकर ये 10वें पोजीशन पे होगा, हाँ या ना। और बी बाएं छोर से 15वां, दाएं छोर से 15वां, यानी बी के पीछे कितने स्टूडेंट 14। कह रहा है जब वे क्रमशः अपना स्थान बदलते हैं, स्थान बदलने का मतलब है कि अब ए के जगह पे बी आ गया और बी के जगह पे कौन आ जाएगा ए। यानी ए जो पहले 10वें स्थान पे था अब ए 17वें स्थान पे आ गया है, हाँ या ना। यानी यहां से यहां तक ए का पोजीशन हो गया। क्लियर है। यानी कितना बढ़ा 7। तो कह रहा है कि बी का पोजीशन अब राइट एंड से क्या होगा, बी जो 15वें पोजीशन पे था अब ये भी 7 बढ़ेगा, तो कितने स्थान पे हो जाएगा बी 22वें स्थान पे। क्लियर है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि ए जो है लेफ्ट से 11वें पे है और बी जो है राइट एंड से 18वें पे है, जब वे क्रमशः अपना स्थान बदलते हैं तो बी का जो है नया पोजीशन राइट से 29वां हो जाता है। तो बताइए ए का पोजीशन स्थान बदलने के बाद क्या होगा। तो मैंने बताया एक जितना बढ़ेगा दूसरे को भी उतना ही बढ़ना पड़ेगा, हाँ या ना। 18 से 29 हो गया, यानी कितना बढ़ा 11, तो ए को भी 11 बढ़ना पड़ेगा। ए को जब 11 बढ़ेगा तो कौन से स्थान पे हो जाएगा 22। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए जो है लेफ्ट एंड से 25वें स्थान पे है और बी जो पर्सन है राइट एंड से 18वें पोजीशन पे है। अगर बी जो है राइट एंड से ही अब 25वें स्थान पे हो गया तो बताइए ए लेफ्ट एंड से क्या होगा। क्लियर है। तो 18 से 25 कितना हो गया 7 बढ़ा, तो ये भी 7 बढ़ेगा,
तो कौन से स्थान पे हो जाएगा, 32वें स्थान पे। तो जब भी इंटरचेंजिंग की बात होती है तो एक दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो स्थान बदलने के बाद रैंक क्या होगा और दूसरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला अभी ये क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है इन a row A is 10th from left end and B is 9th from right end. When they interchange their position respectively, then A becomes 16th from left end. Find the total number of student. कुछ नहीं करना है, सेम अप्रोच यहां भी लगाना है। कह रहा है कि एक रो है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक रो है। कह रहा है A is 10th from left end. A जो पर्सन है वह लेफ्ट एंड से 10वें स्थान पे है, यानी A के पीछे 9 स्टूडेंट। कह रहा है B is 9th फ्रॉम राइट एंड, यानी बी के पीछे 8 स्टूडेंट। कह रहा व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, यानी जब वे अपना स्थान बदलते हैं। अब ए के नीचे क्या आ जाएगा, बी, और बी के नीचे क्या आ जाएगा, ए, ठीक है, तो स्थान बदल लिया दोनों ने। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन देन ए बिकम 16th फ्रॉम लेफ्ट एंड, यानी ए जो पहले 10वें स्थान पे था अब लेफ्ट एंड से 16वें स्थान पे है, हाँ या ना। अब देखिए क्वेश्चन यही खत्म हो गया। ए जो पहले 10वें स्थान पे था अब 16वें स्थान पे था, यानी यहां से यहां तक कितने स्टूडेंट बैठे हैं, 16। क्लियर है, यहां से यहां तक कितने स्टूडेंट बैठे हैं, 16। अब ए के आगे और कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो यहां क्लियरली लिखा हुआ है 8। अब पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी यहां से यहां तक 16 बैठे हैं और यहां से यहां तक 8 बैठे हुए हैं, तो इस रो में टोटल कितने बैठे हुए हैं, 24। क्लियर है। अब इसको जिस तरीके से मैंने बताया पहले, जैसे मैंने बताया वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना डायग्राम बनाए। ए कह रहा है ए लेफ्ट से 10वें पोजीशन पे है और बी राइट से 9वें पोजीशन पे है, यानी अब कह रहा है ए का जो न्यू पोजीशन लेफ्ट से है वह कौन सा है, 16वां। तो आपको करना क्या है, जितना न्यू पोजीशन आएगा उसमें से प्रीवियस जो एक बच गया है उसको ऐड कर दीजिए, यानी 16, और बी अगर राइट से 9 है तो इसके पीछे कितने, 8, यानी क्या हो जाएगा, 16। क्लियर है, यानी न्यू रैंक जो आएगा वो प्लस जितना दूसरे का दिया हुआ है राइट एंड या लेफ्ट एंड से उससे एक घटाकर जोड़ दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, 24। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है, ये समझ में आया होगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट से बनाइए, डायग्राम बनाइए, वो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए न्यू क्वेश्चन कह रहा है इन अ रो ए इज 25th फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड बी इज 19th फ्रॉम राइट एंड। When they interchange their position respectively, then B becomes 28th from right end. Find the total number of student. कुछ नहीं, एक रो है जिसमें कह रहा है A जो है बाएं से 25वें स्थान पे है, यानी A के पीछे कितने स्टूडेंट, 24। कह रहा है B is 19th from right end, यानी B जो है राइट एंड से 19th है, तो यानी B के पीछे कितने स्टूडेंट, 18। वे व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, यानी ए के स्थान पे बी आ गया और बी के स्थान पे ए आ गया, देन बी बिकम्स 28th फ्रॉम राइट एंड, यानी बी जो पहले 19वें स्थान पे था दाएं छोर से अब वह 28वें स्थान पे हो गया, हाँ या ना। यानी कि यहां से यहां तक 28 है और इसके आगे कितने स्टूडेंट और बैठे हैं, 24। तो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, तो सीधा ऐड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 28 प्लस 24 क्या हो जाएगा, 52 स्टूडेंट। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे और, तो इसी तरीके क्वेश्चन है। तो इंटरचेंजिंग में दो ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो है आपका लेफ्ट और राइट एंड से पूछेगा क्वेश्चन, एक इंटरचेंज हुआ तो दूसरा लेफ्ट एंड से क्या होगा या राइट एंड से क्या होगा, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कुछ नहीं करना है, सेम ही कॉन्सेप्ट से दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका मिड नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टाइप 3 जो है वो है आपका मिड नंबर। मिड नंबर या बिटवीन, कुछ भी कह सकता है, मिड नंबर या बिटवीन। अब देखिए जब भी मिड नंबर या बिटवीन की बात होती है तो यहां दो केस पॉसिबल है, यहां दो केस पॉसिबल है। फर्स्ट तो है आपका सिंपल केस और सेकंड है आपका ओवरलैपिंग केस। फर्स्ट है आपका सिंपल केस और सेकंड है आपका
ओवरलैपिंग केस। अब देखिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल केस है या ओवरलैपिंग केस का क्वेश्चन है? तो पहचानने का तरीका है कि जब आपका टोटल ज्यादा हो जाए लेफ्ट और राइट के सम से, तो वो क्या होगा? सिंपल केस। अभी मैं आगे आपको सब बताऊंगा, बस ये समझिए कि जब भी आपका सिंपल केस होगा तो टोटल ज्यादा होगा लेफ्ट और राइट के सम से, और जब भी आपका ओवरलैपिंग केस होगा तो आपका टोटल कम होगा लेफ्ट और राइट के सम से। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा, लेफ्ट और राइट का जो सम है, यहां दो डिफरेंट पर्सन होने चाहिए। यहां क्या होने चाहिए? दो डिफरेंट पर्सन होने चाहिए। और यहां भी क्या होगा? दो डिफरेंट पर्सन होने चाहिए। यहां भी दो डिफरेंट पर्सन होने चाहिए। अब देखिए, मैं आखिर कहना क्या चाह रहा हूं ये समझिए। जैसे कह देगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मान लेते हैं दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 47 है, और ए का रैंक लेफ्ट से 20वां है और बी का रैंक राइट से 15वां है। तो बताइए इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हैं? मिड नंबर बताना है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन कह देगा कि एक रो है जिसमें 47 व्यक्ति बैठे हैं, ए बाएं छोर से 20वां है और बी दाएं छोर से 15वां है। तो बताइए बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं? तो मैंने बताया कि जब भी आपसे मिड नंबर या बिटवीन पूछा जाएगा तो यहाँ दो केस पॉसिबल है। फर्स्ट है आपका सिंपल केस और सेकंड है आपका ओवरलैपिंग केस। अब हम समझेंगे कैसे कि ये सिंपल केस का क्वेश्चन है या ओवरलैपिंग केस का क्वेश्चन है। तो एक सिंपल सा तरीका क्या है, जब आपका टोटल ज्यादा हो जाए लेफ्ट और राइट के सम से तो वह सिंपल केस होगा, और जब आपका टोटल कम हो जाए लेफ्ट और राइट के सम से तो वह ओवरलैपिंग केस होगा। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट और राइट जो होना चाहिए इसके लिए दो पर्सन होने चाहिए, तभी तो आप बीच में निकाल सकते हैं, मिड नंबर निकाल सकते हैं। अब जो मैंने बताया उसी को यहाँ अप्लाई करते हैं। कह रहा है कि जब टोटल ज्यादा हो जाए लेफ्ट और राइट के सम से, अगर लेफ्ट और राइट का सम करेंगे तो 35, यानी टोटल ज्यादा है लेफ्ट और राइट के सम से, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल केस। और जब ओवरलैपिंग की बात होगी तो क्या होगा? टोटल जो है, मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल 27 है, ए का रैंक लेफ्ट से 17 है और बी का रैंक राइट से 13 है। तो पूछ रहा है बताइए बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं? अब देखिए, यहां टोटल जो है लेफ्ट और राइट के सम से कम हो गया, तो जहां भी टोटल लेफ्ट और राइट के सम से कम होगा तो वह ओवरलैपिंग केस होगा। अब इसके लिए एक फार्मूला है, तो फार्मूला आपका क्या कहता है? जब भी सिंपल केस होगा तो मिड नंबर निकालने का फार्मूला है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। तो ये हो गया आपका क्या? सिंपल केस। और जब ओवरलैपिंग केस होगा तो उसके लिए फार्मूला क्या कहता है? मिड नंबर इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2। जब भी ओवरलैपिंग का केस होगा तो क्या कह रहा है? मिड नंबर इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2। अब यहां फार्मूला पे बैठाइए, क्वेश्चन सॉल्व होगा। फार्मूला क्या कह रहा है? मिड नंबर निकालने के लिए टोटल कितना दिया हुआ है? 47 माइनस लेफ्ट प्लस राइट यानी 20 प्लस 35, 20 प्लस 15 35, यानी टोटल कितने स्टूडेंट बैठेंगे? 12। यहां क्या कह रहा है? मिड नंबर इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट यानी 17 प्लस 13 माइनस 27 प्लस 2। क्या हो जाएगा? 30 माइनस 29 कितना हो जाएगा? 1। तो बाय फार्मूला भी आप इसको निकाल सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट से निकालना चाहें तो क्या होगा? जैसे कह रहा है कि एक रो है, ठीक है, सेकेंड मेथड, ये है आपका कॉन्सेप्ट, ये है बाय फॉर्मूला। कह रहा है एक रो है जिसमें 47 विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है। ए का रैंक लेफ्ट से 20वां है, यानी ए के पीछे कितने स्टूडेंट बैठ चुके हैं? 19। और बी का रैंक राइट से 15वां है, यानी बी के पीछे कितने स्टूडेंट बैठ चुके हैं? 14। यानी अब रो में टोटल कितने स्टूडेंट बैठ चुके हैं? 19 एक 20, 20 एक 21, 21 और 14 35। यानी 47 में से 35 लोग बैठ चुके हैं, तो बचे कितने लोग? 12 लोग। 12 लोग कहां बैठेंगे? यहां ए और बी के बीच में। अब देखिए, यही चीज हम यहां बिठाते हैं। कह रहा है कि एक रो है, एक रो में टोटल 27 स्टूडेंट है, ठीक है।
ए का रैंक लेफ्ट से 17 है तो ए के पीछे कितने स्टूडेंट हैं? 16। बी का रैंक राइट से 13 है तो बी के पीछे कितने स्टूडेंट बैठे हैं? 12। अब देखिए 27 में से 16 एक 17, एक 18 और 12 30 लोग बैठ चुके हैं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। टोटल आपका 27 है और आप कैसे 30 लोगों को बिठा सकते हैं? तो ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है। अगर आप ओवरलैपिंग के केस में ये कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि टोटल 27 ही है और अभी तक आप लोग 30 लोग बैठा चुके हैं। 16 एक 17 एक 18 और 12 30। यानी ध्यान रखिएगा ओवरलैपिंग केस में आप जनरल अप्रोच लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? गलत। हालांकि फॉर्मूला से सही आंसर आएगा, लेकिन हम चूंकि कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट में क्या कहता है ये हमें सीखना है। तो ध्यान रखिएगा जब भी ओवरलैपिंग की बात होगी तो पर्सन का रैंक अगर लेफ्ट से दिया हुआ है तो उसी पर्सन का रैंक राइट से निकाल लेना है, और जब राइट से दिया हुआ है तो लेफ्ट से निकाल लेना है। यहां मैं नोट करके लिख देता हूं, जब ओवरलैपिंग की बात होगी, जब ओवरलैपिंग की बात होगी तो अगर पर्सन का रैंक लेफ्ट से दिया है तो राइट से निकाल लेंगे, राइट से रैंक निकाल लेंगे, और अगर रैंक राइट से दिया है, अगर रैंक राइट से दिया है तो पर्सन का रैंक लेफ्ट से निकाल लेंगे। यानी ये बेसिक चीज है, फॉलो कीजिए, आंसर आएगा। अब मैंने क्या कहना चाहा ये आप देखिए, क्या कह रहा है कि पर्सन का रैंक अगर लेफ्ट से दिया है तो उसी पर्सन का रैंक राइट से निकाल लेंगे, और अगर राइट से रैंक दिया है तो उसी पर्सन का रैंक लेफ्ट से निकाल लेंगे। जैसे कह रहा है कि टोटल 27 स्टूडेंट है, ए का रैंक लेफ्ट से 17 है। ठीक है, मान लेते हैं टोटल 27 स्टूडेंट बैठे हैं तो ए का रैंक लेफ्ट से 17 है, यानी इसके पीछे कितने स्टूडेंट? 16। यानी 27 में से 16 एक 17 लोग बैठ चुके हैं, तो लेफ्ट से रैंक दिया हुआ है तो ए का रैंक, ए का हम राइट से निकाल लेंगे। ठीक है, तो 27 में से 16 एक 17 लोग बैठ चुके, बचे कितने लोग? 10 लोग। कहाँ बैठेंगे? ए के पीछे। अब ए का रैंक राइट से क्या हो जाएगा? 10 और 1 11, यानी ए का रैंक राइट से क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, अब बी का रैंक राइट से दिया हुआ है तो बी का रैंक लेफ्ट से निकाल लेंगे। यानी टोटल 27 लोग हैं और बी का रैंक राइट से दिया हुआ है कितना? 13, तो बी के पीछे कितने? 12। यानी बी का रैंक राइट से दिया हुआ है 13, तो बी के पीछे कितने स्टूडेंट बैठेंगे? 12। यानी बी का रैंक राइट से क्या हो जाएगा? 12 एक 13, तो बी का रैंक अगर हमसे लेफ्ट से पूछे तो 27 में से 12 एक 13 लोग बैठ चुके, बचे कितने? 14। यानी कितना हो जाएगा? 14 एक 15। क्लियर है? अब वही फॉर्मूला अब सिंपल कॉन्सेप्ट पे बनाइए, आंसर आ जाएगा। अब सभी का हम निकाल लिए हैं रैंक। ए का रैंक राइट से 11 है, बी का रैंक लेफ्ट से 15 है, और टोटल 27 लोग बैठे हैं। निकाल लेते हैं। बी का रैंक लेफ्ट से 15 है तो बी के पीछे कितने स्टूडेंट बैठे होंगे? 14 एक 15, और ए का रैंक राइट से 11 है, यानी बी का रैंक लेफ्ट से 15 है तो बी के पीछे कितने? 14। ए का रैंक राइट से 11 है तो ए का रैंक राइट से कितना? 10। यानी ए के पीछे कितने स्टूडेंट बैठे होंगे? 10। यानी टोटल अब देखिए 14 एक 15 एक 16 10 26 लोग बैठ चुके हैं, तो बचे कितने लोग? 1 लोग। कहां बैठेंगे? ए और बी के बीच में। क्लियर है? क्लियर है? यानी ए का रैंक अगर लेफ्ट से दिया हुआ है तो ए का रैंक राइट से निकाल लो, बी का रैंक राइट से दिया हुआ है तो लेफ्ट से निकाल लो। यानी एक पर्सन का रैंक जिधर से दिया हुआ है उसका अपोजिट निकाल लेंगे, उसके बाद नॉर्मल अप्रोच से बना देंगे। क्लियर है? जैसे एक और हम देखते हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? एक एग्जांपल और है 31।
अगर दिया हुआ है ए का रैंक लेफ्ट से 18 है, बी का रैंक राइट से 16 है, तो बताइए मिड नंबर क्या है। यानी यहाँ क्लियरली दिख रहा है, जब टोटल कम हो जाए लेफ्ट और राइट के सम से तो वो क्या होता है, ओवरलैपिंग का केस होता है। तो 18 16 34 यानी टोटल कम हो गया लेफ्ट और राइट के सम से, तो ये किसका केस बनेगा, ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग के केस में मैंने आपको बताया है कि पर्सन का रैंक अगर लेफ्ट से दिया जाए तो राइट से निकाल लो, राइट से दिया जाए तो लेफ्ट से निकाल लो। अच्छा, ए का रैंक लेफ्ट से 18 है तो राइट से क्या हो जाएगा, तो इसमें कितना जोड़िएगा कि यहाँ 31 पे पहुंच जाइएगा। तो 18 में से 13 जोड़ेंगे तो 31 पे पहुंच जाएंगे, यानी ए का रैंक राइट से 13 हो जाएगा। बी का रैंक राइट से 16 है तो 16 में कितना ऐड करेंगे कि 31 पे पहुंच जाएंगे, रैंक लेफ्ट से हो जाएगा 15। अब दीजिए आंसर जाएगा, बी का रैंक लेफ्ट से 15 है तो बी के पीछे कितने स्टूडेंट, 14। राइट से 13 है तो ए के पीछे कितने स्टूडेंट, 12। यानी 31 में से 14, एक 15, एक 16 और 12, 28 लोग बैठ चुके हैं, बचे कितने लोग, 3 लोग। कहाँ बैठेंगे, ए और बी के बीच में। फॉर्मूला से भी इसको बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है, अगर हम फॉर्मूला से इसको बनाना चाहें तो फॉर्मूला क्या कहता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2। यही तो फॉर्मूला कह रहा है ओवरलैपिंग का। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट यानी 18 प्लस 16 माइनस टोटल कितना है, 31 प्लस 2 यानी 14 माइनस 33। एक मिनट, सॉरी, यहां एक थोड़ा सा फाइनल आंसर एक आया, यहां थोड़ा सा आप देख लीजिए कि कह रहा है कि ए का रैंक लेफ्ट से 18 है तो 18 में कितना जोड़ेंगे कि 31 पहुंच जाएगा, तो 13, यानी 13 स्टूडेंट जो हैं ए के राइट में बैठेंगे तो ए का रैंक क्या हो जाएगा, 14। क्लियर है, यहां मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। हाँ देखिए क्या कह रहा है, रैंक में कितना जोड़ेंगे कि टोटल पे पहुंच जाएंगे, तो 18 में कितना जोड़ेंगे कि 31 पे पहुंच जाएंगे, 13। यानी 13 स्टूडेंट ए के पीछे बैठेंगे तो ए का रैंक राइट से क्या हो जाएगा, 13 एक 14। जैसे अगर टोटल दिया हुआ है 31, ए का रैंक लेफ्ट से 18 है यानी 17 लोग बैठ चुके हैं, तो 31 में से 17 एक 18 लोग बैठ चुके हैं, तो बचे कितने लोग, 13 लोग। कहाँ बैठेंगे, ए के पीछे। तो ए का रैंक अब क्या हो जाएगा, 13 एक 14। सेम में बी का रैंक राइट से 16 है तो 16 में कितना ऐड करेंगे, 31, और 31 में 16 में कितना ऐड करेंगे कि 31 पहुंचेगा, तो 15। 15 लोग बी के पीछे बैठेंगे तो बी का रैंक लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 16। क्लियर है, अब यहां बिठाइए, आंसर आ जाएगा आपका। कह रहा है कि एक रो है, 31 लोग बैठे हैं, ए का रैंक राइट से 14वां है, तो ए का रैंक राइट से 14वां है तो ए के पीछे कितने लोग, 13 लोग, तभी जाकर ए 14वें पोजीशन पे होगा। बी का रैंक लेफ्ट से 16वां है तो बी के पीछे कितने लोग, 15। तो 15 एक 16 एक 17, 17 और 13 30, 31 में से 30 लोग बैठ चुके, बचे कितने लोग, एक। कहाँ बैठेंगे, ए और बी के बीच में। क्लियर है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं टोटल दिया हुआ है 29, ए का रैंक लेफ्ट से दिया हुआ है 18 और बी का रैंक राइट से दिया हुआ है 17, 17 नहीं 15 ले लीजिए। ठीक है, अब पूछ रहा है दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो बाय फार्मूला इसको हम निकालेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट 18 प्लस 15 माइनस टोटल प्लस 2। ठीक है, 18 15 33 माइनस 31, बचा कितना, 2। फार्मूला से 2 आ रहा है, अब देखते हैं कॉन्सेप्ट से क्या आएगा। कह रहा है टोटल 29 लोग हैं, ए का रैंक लेफ्ट से 18 है यानी ए के पीछे कितने स्टूडेंट, 17। 29 में से 18 लोग बैठ चुके, बचे कितने, 11। अब ए का रैंक क्या हो जाएगा, राइट से 11 और एक 12, यानी टोटल में कितना ऐड करेंगे कि 29 पे पहुंच जाएंगे, 18 में 11 ऐड करेंगे, लेकिन एक और आपको बढ़ा देना है तो क्या हो जाएगा, 12, यानी ए का रैंक राइट से क्या हो जाएगा, 12। 15 में कितना ऐड करेंगे कि 29 पे पहुंच जाएंगे, तो 14, एक और बढ़ा देना है, यानी बी का रैंक लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 15। तो इसी पे बैठाइए, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 29, बी का रैंक लेफ्ट से 15 यानी बी के पीछे कितने स्टूडेंट, 14, बी का रैंक राइट से 12 यानी बी के पीछे सॉरी
ए का रैंक राइट से 12 यानी ए के पीछे कितने 11, यानी 29 में से 14, एक 15, एक 16 और एक 11, 27 लोग, यानी 29 में 27 लोग बैठ चुके हैं, बचे कितने लोग 2। तो ए और बी के बीच में कितने लोग 2। क्लियर है, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है इन ए क्लास ऑफ 47 स्टूडेंट ए इज 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड, बी इज 12th फ्रॉम राइट एंड, सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम राइट एंड। अब देखिए सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करते हैं ये सिंपल केस है या ओवरलैपिंग केस है। तो सिंपल केस के लिए क्या होता है, जब आपका टोटल ज्यादा हो लेफ्ट और राइट के सम से तो वो सिंपल केस होगा। ए का रैंक लेफ्ट से 12 है और एक बी का रैंक राइट से 12 है, यानी 12 12 24, यानी 47 इज ग्रेटर देन 24, यानी टोटल इज ग्रेटर देन सम ऑफ लेफ्ट एंड राइट, यानी ये क्या होगा हमारा सिंपल केस होगा। कैसे होगा, तो यहां टोटल ज्यादा है लेफ्ट और राइट के सम से, ठीक है। तो सिंपल केस जब होगा तो जैसे सिंपल केस सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक रो है जिसमें 47 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है। ए जो है लेफ्ट से 12वां है, यानी ए के पीछे कितने स्टूडेंट 11। बी जो है बी भी राइट एंड से 12वां है, यानी बी के पीछे कितने स्टूडेंट 11, यानी 47 में से 11 एक 12, 11 एक 12, यानी 24 लोग बैठ चुके हैं। बचे कितने लोग, बचे कितने लोग 23 लोग। 23 लोग कहां बैठेंगे ए और बी के बीच में। फिर यहां कह रहा है सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, कह रहा है कि सी जो है ए और बी के ठीक बीच में बैठा है। इसके कहने का मतलब यह है कि ए और सी के बीच में जितने लोग होंगे उतने ही लोग सी और बी के बीच में होंगे। तो 47 में है जिसमें 12 और 12 24 लोग बैठ चुके, बचे कितने लोग 23 लोग। 23 में से एक सी बैठ गया, बचा कितना 22, और कह रहा है सी ठीक बीच में बैठा है, यानी सी के इधर भी 11 लोग और सी के इधर भी 11 लोग, तभी जाकर सी बीच में बैठा होगा, हाँ या ना। 47 में से 24 लोग बैठ चुके, बचे कितने लोग 23 लोग। 23 लोग कहां बैठेंगे ए और बी के बीच में। कह रहा है सी इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, 23 में से एक सी बैठ गया, बचा कितना 22 लोग, और 22 लोग अगर बैठे हैं तो कैसे बैठेंगे, सी अगर ठीक बीच में है तो सी के इधर भी सेम पर्सन और सी के इधर भी, यानी लेफ्ट में भी सेम पर्सन और राइट में भी सेम पर्सन, यानी 11 इधर बैठेंगे 11 इधर बैठेंगे। कह रहा फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम राइट एंड, पूछ रहा है सी का रैंक राइट एंड से क्या होगा। तो 11 एक 12, 12 11 23 और सी एक 24, यानी सी का रैंक राइट से क्या हो जाएगा 24। यहां नोट कर कर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमारा डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस अगर ऑड आए तभी हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट डिटरमाइंड। अगर डिफरेंस इवन आए तो मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते। इसका मतलब यह है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट 47 के जगह हम 46 कर देते हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 47 के जगह 46 कर देते हैं। कह रहा है एक रो है जिसमें 46 स्टूडेंट बैठे हैं, ए का रैंक लेफ्ट से 12 है, यानी ए के पीछे कितने स्टूडेंट 11। बी का रैंक राइट से 12 है, यानी बी के पीछे कितने स्टूडेंट 11, यानी 46 में से 12 12 24 लोग बैठ चुके हैं, बचे कितने लोग 22 लोग। कहां बैठेंगे ए और बी के बीच में, यानी 22 लोग ए और बी के बीच में बैठेंगे, ठीक है। कह रहा है सी ए और बी के ठीक बीच में बैठा है, यानी 22 में से एक सी बैठ गया, बचा कितना 21 लोग। अब 21 लोग कैसे बराबर बैठेंगे 10.5 10.5, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैंने बताया कि जब भी आपका डिफरेंस ऑड आए तभी आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो। अगर इवन आए, जैसे अभी हमारे पास क्या आया था इवन 22 आया था डिफरेंस, 22 इवन आया तो हम मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें जो डिफरेंस है वो हमेशा ऑड आना चाहिए। जैसे यहाँ डिफरेंस क्या आया ऑड आया 23, तभी हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर इवन आएगा तो हम मिड पॉइंट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है
In a class of 27 students, A is 17th from left end and B is 13th from right end. C is sitting exactly between A and B. Find the rank of C from right end. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये सिंपल केस है या ओवरलैपिंग केस। तो टोटल 27 है और लेफ्ट 17 और 13, लेफ्ट और राइट का सम क्या है 17 और 13 30, यानी यहाँ जो है टोटल कम हो गया लेफ्ट और राइट के सम से। तो जहाँ टोटल कम हो जाए लेफ्ट और राइट के सम से वहाँ क्या होता है इंटरचेंजिंग, सॉरी ओवरलैपिंग। क्या होता है ओवरलैपिंग का केस बनता है, ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग के केस में क्या होता है पर्सन का रैंक लेफ्ट से दिया जाए तो राइट से निकाल लो, राइट से दिया जाए तो लेफ्ट से निकाल लो। कह रहा है टोटल जो है 27 है, ए लेफ्ट एंड से 17 है और बी राइट एंड से 13 है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट आपको मेथड बताया है कि क्या करेंगे, रैंक में कितना ऐड करेंगे कि टोटल पे पहुंच जाएंगे। तो 17 में कितना ऐड करेंगे कि 27 पे पहुंचेंगे 10। तो ए का रैंक राइट से क्या हो जाएगा 10 और 1 11। बी का रैंक 13 दिया हुआ है तो रैंक में कितना ऐड करेंगे कि टोटल पे पहुंच जाएंगे। तो 13 1 14, यानी बी का रैंक क्या हो जाएगा 14 और 1 15। अब इसको लाइन में बिठाइए, एक रो है, टोटल 27 स्टूडेंट बैठे हैं, बी का रैंक लेफ्ट से 15 है, यानी बी के पीछे कितने स्टूडेंट बैठे होंगे 14, तभी तो बी का रैंक लेफ्ट से 15वां होगा। और ए का रैंक राइट से 11 है, यानी ए के पीछे कितने स्टूडेंट बैठे होंगे 10। अब 27 में से देखिए 14 1 15 1 16 10 26 लोग बैठ चुके, बचे कितने लोग 1 लोग। अब कह रहा है कि सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, यानी 1 लोग बचे हैं उसमें से सी बैठ गया। इसका मतलब ये है कि बी और सी के बीच में कोई नहीं बैठा होगा, बी और सी के बीच में कोई नहीं बैठा होगा, ना ही सी और ए के बीच में बैठा होगा, यानी ये तीनों इस तरीके से बैठे होंगे बी सी ए, यानी इस तरीके से। क्योंकि 27 में से 26 लोग बैठ चुके, बचे 1 लोग और एक ही लोग जो है वो सी बैठेगा, यानी बी और सी के बीच में कोई पर्सन नहीं बैठेंगे। तो कह रहा है सी का रैंक राइट एंड से क्या होगा, तो 10 1 11 और 1 12, यानी सी का रैंक राइट से क्या हो जाएगा 12। कैसे होगा 10 यहाँ 1 11 और सी और ए के बीच में कोई नहीं बैठा है, यानी डायरेक्ट रैंक काउंट करेंगे 10 1 11 1 12, यानी सी का रैंक क्या हो जाएगा 12। क्लियर है, तो ये था आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग। अब कोई भी क्वेश्चन बनाइए 100% जो मैंने बताया है उसी के अंदर से होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको मेथड और फॉर्मूला दोनों बताया है, जो भी आपको आसान लगे वो बनाइए, लेकिन मैं समझता हूं कि कॉन्सेप्ट सबसे बेहतर है। कॉन्सेप्ट बनाइए, लाइन खींचिए, कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो कभी गलत नहीं होगा। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये मैं फ्री में सारे वीडियो मैं डाल रहा हूँ, रीजनिंग के वीडियो मैंने डाल दिया है, बायोलॉजी का मैंने सारे वीडियो डाल दिया है, इसके बाद फिजिक्स आएगा, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी मैं डालूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू क्लास।